ये वाला जो आपका मॉड्यूल है आपके कोर्स में सबसे बड़ा मॉड्यूल है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला मॉड्यूल है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला मॉड्यूल जो है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वेबसाइट्स को रैंक करते हैं अपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज पर और अपने प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। यानी हमारे पास जो चीज़ भी है सेल करने के लिए, जैसे किसी के पास कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई ट्रेडर है उसके पास भी प्रोडक्ट है, हम जैसे लोगों के पास क्या है, सर्विसेज हैं, मतलब हम सर्विसेज अपनी सेल करने लगे हुए हैं। तो इन सब को हमने गूगल पर वेबसाइट से एडवर्टाइज करना है। लेकिन गूगल पर तो भाई और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सारा काम वेबसाइट से एडवर्टाइज करने लगे हुए हैं। सो हमारी विजिबिलिटी तो इतनी अच्छी नहीं होगी, लाजमी तौर पर हम उनसे नीचे ही नज़र आ रहे होंगे किसी जगह पर। लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो हमारी विजिबिलिटी ऊपर आएगी। हम ऑप्टिमाइजेशन से मुराद कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई कोई बंदा हमारा ब्रांड नेम लिखे तो हम ऊपर आ जाएं। ब्रांड में तो हम अकेले ही हैं, वो तो हमारी मार्केटिंग नहीं है ना। मतलब पीक सोल्यूशन लिखें तो पीक सोल्यूशन की वेबसाइट टॉप पर आ जाए तो ये हमने कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है, ये तो ब्रांड है ही एक। अगर तो कोई 100-200 पीक सोल्यूशन हों फिर तो चलो ठीक है ना, हम कहते हैं कंपटीशन होगा। जब पीक सोल्यूशन है ही एक ब्रांड तो पीक सोल्यूशन लिखने से हमारे कॉलेज नहीं ऊपर आना है, तो ये एसईओ नहीं है। एसईओ ये है कि पीक सॉल्यूशंस जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज सेल करता है, जब हम ये लिखेंगे तो उसके ऊपर अगर पीक सॉल्यूशन टॉप पर आएगी तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी एसईओ की है, हमने इसकी मार्केटिंग की है। ठीक है, मतलब एसईओ का मतलब क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर कोई बंदा गूगल पे आकर सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले समझनी ज़रूरी हैं और फिर हम जाकर एसईओ तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें मैं बार बार एक बात कर रहा हूं वेबसाइट की। और आप सब लोग जो हैं, तकरीबन जितने भी लोग बैठे होंगे, वो वेबसाइट्स के साथ कोई बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं होंगे, इस सेंस में कि हमने इस पर काम करना है। मतलब वेबसाइट का पता तो सबको ही होता है कैसे काम करना है, क्योंकि मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा कोर्स वेब डेवलपमेंट का कोर्स तो है नहीं है जिसमें हम ये समझ रहे हो कि भाई हमें वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन एक एसईओ एक्सपर्ट है, जब तक वो वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मतलब वो वेबसाइट में मैनुपुलेट नहीं कर सकता, तो वो एसईओ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबको सबसे पहले तो वेबसाइट मैनुपुलेशन समझनी है। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, आप में से किसी की भी कोई वेबसाइट है और वो ये चाहता है कि मैं उसकी वेबसाइट की एसईओ करूँ, ठीक है ना, तो मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस देगा। तो अगर मैं उस वेबसाइट में ऑन साइट जाकर कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता तो मैं एसईओ भी नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वेबसाइट एडिटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है कि भाई वेबसाइट्स को कैसे एडिट किया जाता है, मुझे भी आना चाहिए। अभी पहली स्किल तो ये है ना, एसईओ मैं तब करूंगा, मैं आपसे कहूंगा हाँ भी अपनी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड मुझे दे दो। आप जैसे ही मुझे देंगे आपकी वेबसाइट का कंट्रोल पैनल सारा मेरे पास आ गया। अब ये वेबसाइट का जो कंट्रोल पैनल है ये तो आपने उसने आपको दिया था जिसने आपकी वेबसाइट डेवलप की थी, मतलब जिसने आपको वेबसाइट बनाकर दी थी उसके एक्सेस में था ना। वो कौन था? वो तो डेवलपर था, वो तो वेब डेवलपर था जिसने वेबसाइट बनाई थी, जबकि हम वेब डेवलपर तो नहीं है। मगर ना ही हमने वेब डेवलपमेंट करनी है, हम किसी स्टेज पे जाकर वेब डेवलपर नहीं है। मगर जो एक वेबसाइट बनी हुई है उसमें कुछ चेंजेस हमें ज़रूर करनी है। मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूं, ये मैंने यहां पर कुछ टाइप कर दिया, एक कीवर्ड सर्च क्यूरी लिखी मैंने, ये उसके ऊपर एक वेबसाइट भी आ गई, इस पर क्लिक भी कर दिया तो अब ये वेबसाइट मेरे सामने खुल रही है। वेबसाइट खुल के सामने आ गई। सपोज मैं कह रहा हूं भाई ये वेबसाइट वाले ने मुझे कहा कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसको रैंक कर दो। कि जब कोई बंदा इस पर कुछ कीवर्ड्स वगैरह सर्चिंग करे इनकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से तो ये वाली वेबसाइट टॉप पे आ जाए। तो ये जो वेबसाइट है ये तो डेवलपर ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। अब ये मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या देखना है? मैंने ये देखना है कि क्या ये वेबसाइट
गूगल फ्रेंडली है कि नहीं है, यानी क्या ये वेबसाइट ऐसी है कि गूगल इसको टॉप पे लाएगा। अब आपको अंदाजा हो गया कि वेबसाइट ऊपर कैसे आना है। वेबसाइट को हमने वो सिग्नल्स देने हैं जो गूगल मांग रहा है। अगर हमारी वेबसाइट में वो सिग्नल्स नहीं होंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक भी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग इस क्लास में आकर बैठ गए हो और सपोज कर लें कि आप किसी एकेडमिक क्लास का सेमेस्टर 1 पढ़ रहे हैं। अब एंड ऑफ द सेमेस्टर क्या होगा? इवैल्यूएशन होगी। मैं क्या एंड ऑफ द सेमेस्टर क्या होगा? आप लोगों की इवैल्यूएशन होगी। कौन करेगा इवैल्यूएशन? मैं करूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्लान क्या है? आपका प्लान ये है कि भाई जैसे जैसे सर कहते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। सर असाइनमेंट लेंगे, हम इन टाइम असाइनमेंट देंगे। सर क्विज लेंगे, हम इन टाइम क्विज देंगे। मिड टर्म पेपर आएगा, हमें प्रॉपरली उसको अटेम्प्ट करना है। और जब सेमेस्टर एंड होगा तो जिसने ये वाले स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा फॉलो किए होंगे वो टॉप स्टूडेंट होगा, यानी हम कह सकते हैं वो पहले नंबर पे आ गया। और जिसने उससे कम किए होंगे वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। जिसने उससे कम किए होंगे वो तीसरे नंबर पर आएगी। जिसने कुछ भी नहीं किया होगा तो वो बिल्कुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा, मगर एनीवेज वो क्लास का स्टूडेंट तो होगा। ऐसे तो नहीं कि स्टूडेंट ही नहीं रहा उस तरह करने से, था तो स्टूडेंट ही ना, लेकिन उसका रैंकिंग बहुत नीचे चली गई। सिमिलरली एसईओ भी ऐसी है। एसईओ की इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? गूगल। यानी आप वेबसाइट गूगल पर लेकर आ गए। अब गूगल ने आपको कहा कि भाई ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, इन्हें फॉलो करो। जो मेरे स्टैंडर्ड्स को सबसे ज्यादा फॉलो करेगा वो टॉप पे आ जाएगा, जो सेकंड नंबर पर होगा वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इस तरीके से अब ये जो गूगल के स्टैंडर्ड्स हैं, क्या इसके ऊपर कोई किताब लिखी हुई है जिसको हम देखें? जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टैंडर्ड्स हैं फॉलो करने हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी किताब है या कोई ऐसी ऑनलाइन की है जिसको हम पढ़ें और एग्जैक्टली सारे गूगल के स्टैंडर्ड्स आ जाएं एकदम पॉइंट्स की शक्ल में? ऐसा नहीं है। गूगल हमें मुख्तलिफ वक्त में सिग्नल्स देता है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि ये गूगल ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर्स हैं, इन्हें फॉलो करो। जो उन फैक्टर्स को ज्यादा फॉलो करेगा वो टॉप पे आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप समझते हो कि भाई मेरा फेवरेट स्टूडेंट किसी ने बनना है तो वो क्या करे? एक तरीका तो ये होगा कि भाई वो कोशिश करेगा कि सर को अंडरस्टैंड कर लूँ मैं, सर क्या चाहते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसा भी तो हो सकता है हफ्ते के बाद मेरा स्टैंडर्ड ही बदल जाए फेवरेटिज्म का। फिर आपको वो वाला स्टैंडर्ड भी फॉलो करना पड़ेगा जो हफ्ता पहले था, और वो वाला स्टैंडर्ड भी फॉलो करना पड़ेगा जो हफ्ते के बाद है। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल के कोई ऐसे प्री डिफाइंड नहीं है कि भाई आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जो मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ के आया हूँ वही स्टैंडर्ड्स मैं आपको बताने लगा हूँ और आप भी उन्हीं को फॉलो कर लेंगे तो 80 हो जाएगी और चलता रहेगा। ऐसे काम ऐसे बिल्कुल नहीं है। गूगल के स्टैंडर्ड्स वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं और उन बदलते स्टैंडर्ड्स को ही हमने अडॉप्ट करना है। जब हम उन्हें अडॉप्ट करके अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करते हैं तो गूगल को लगता है कि भाई ये वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो गई है और इसको मैं टॉप पर ले आता हूं। ये प्रोसेस कोई फटाफट होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये भी आपको पता लग गया। ऐसे नहीं है कि भाई जितना मर्जी एक्सपर्ट हो गए, भाई ठीक है भैया मुझे वेबसाइट दो दिनों में मैं तुम्हें रैंक कर देता हूँ, तीसरे दिन में तुम टॉप पे नजर आ रहे होगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ऐसी है जैसे क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं कुछ पढ़ने लगे हुए हैं, पहला सेमेस्टर पढ़ा, फिर दूसरे में आए। पहले सेमेस्टर में एक स्टूडेंट टॉपर था, अब फिर दूसरा सेमेस्टर चल पड़ा, फिर जब सेमेस्टर एंड होगा तभी ये कैलकुलेट होगा ना कि वो टॉपर है कि नहीं है, कि कोई और टॉपर ऊपर आ गया। तो इसका मतलब कोई टाइम पीरियड तो चाहिए किसी की इवैल्यूएशन करने के लिए। इसी तरह गूगल को भी आपकी वेबसाइट इवैल्यूएशन करने के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए। ये वाला टाइम एज ए एवरेज स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि 4 से 6 माह का टाइम होता है, बट नॉट डिसाइडेड, मतलब ये कंफर्म नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि भाई आप वेबसाइट पे आना चाह रहे हैं, अपनी प्रेजेंस लाना चाह रहे हैं, बट वेबसाइट पे तो गूगल पे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी बन चुकी हुई है, आप तो भी नए आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आज आकर इतने अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स कर दूं और जो पुराने लोग हैं उन्होंने वो किए ही ना हो। उन्होंने भी तो वो किए होंगे, इसी वजह से तो वो टॉप 5 टॉप 10 में आ रहे होंगे, ये टॉप 20 में आ रहे होंगे। जिसका मतलब क्या हुआ? मुझे उनसे पोजीशन लेनी है, किसी एक से पोजीशन लेके उसकी जगह पर जाना है, फिर किसी दूसरे से पोजीशन लेके अपनी पोजीशन को और ऊपर कर लेना है, फिर पहले वाले से पोजीशन लेके पहले नंबर पर आ जाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई वन डे प्रोसेस नहीं है और ये फिक्स भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं ये कहूँ कि कोई बंदा कहता है भाई मुझे ज़रार शहीद रोड पर ना एक बिजनेस करना है,
मैं उसे कहता हूँ हाँ भाई ठीक है आप जूस कॉर्नर खोल लो, ठीक है, एक बिजनेस हो गया। फिर वो कहता है दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं कहता हूँ भाई यूँ करो कंप्यूटर कॉलेज खोल लो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन उसने पूछा, मैंने कहा यूँ करें आप गारमेंट्स की कोई शॉप खोल लो। अब मैंने उसे 3-4 ऑप्शन दिए इस लोकेशन पे, बाकी के सारे सिग्नल चले उसने चेक किए हुए हैं, एक सिग्नल उसको भी चेक करना है। वो क्या कि इन बिजनेसेस में जो मैंने बताए हैं कंपटीशन कितना है, ऐसे ही है ना, क्या ख्याल है वो कौन सा बिजनेस करना पसंद करेगा, उसके लिए रिस्क फ्री होगा, जो जिसमें कंपटीशन सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के ग्रो होने में कंपटीशन का भी रोल है। जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा वहां पर तो नहीं आप चल सकते। जैसे मैं कहता हूं कि वो वही एक स्पेस बनी हुई है, वहां पर शादी हाल है, वो उन्होंने स्पेशली एक स्पेस बना दी शादी हाल के लिए, बस स्पेशल शादी हाल प्लेस स्पेस है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर एक बंदा नया आता है और नया प्लाजे में शादी हाल खोल लेता है, वो उसको सीवियर किस्म का कंपटीशन मिलने वाला है वहां पर, इसलिए कि वहां पर ऑलरेडी इतने सारे शादी हाल हैं, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, उसको अपने इंटीरियर में भी बहुत डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, एक्सटीरियर में भी बड़ा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज में भी बहुत डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर वो कहीं सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पर चला गया जहां पर सब कुछ है मगर शादी हाल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, उसे तो कंपटीशन ही नहीं मिल रहा, या कम शादी हाल है फिर उसे कम कंपटीशन मिलने लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ग्रो होने के चांसेस और ग्रो होने की टाइमिंग्स में फर्क आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ को अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई ऑनलाइन कितने बिजनेसेस ऑलरेडी हैं और जो ऑप्टिमाइज्ड भी हैं, इज कॉल्ड कंपटीशन। इसको हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ज़रार शहीद रोड के 1 किलोमीटर के डायमीटर पर, 1 किलोमीटर के रेडियस में 10 कंप्यूटर कॉलेज है, ठीक है। एक बंदा अपनी वेबसाइट आता है, इधर ही बिजनेस शुरू करता है और वो अपनी एक वेबसाइट बनवाता है और फिर मुझे कहता है कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, ठीक है, और कितना टाइम लग जाएगा। उसके बाद मैं एक चेक करता हूं कि भाई ये जो ज़रार शहीद रोड का 1 किलोमीटर का रेडियस है, इसमें कितने कंप्यूटर कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन हैं। फिजिकल कॉलेजेस को नहीं मैं चेक करूंगा, भाई मेरा कंपटीशन फिजिकल कॉलेज से नहीं है। मैं जब एसईओ की बात कर रहा हूं तो मेरा कंपटीशन ऑनलाइन है, फिजिकल कॉलेजेस से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। फिर मुझे पता लगा कि भाई 10 कॉलेजेस में से 3 कॉलेजेस हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस ऐसी है जिससे मुझे कंपटीशन करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ ऑन द अदर हैंड मुझे पता लगा 7 कॉलेजेस ऐसे हैं, फिर मुझे पता लगा 9 कॉलेजेस ऐसे हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जहां पर कंपटीशन कम होगा वहां पर आपके रैंक होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे, जल्दी रैंक कर जाएंगे। जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर रैंक होने के चांसेस कम होंगे, यानी बढ़ जाएंगे, मुझे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। 4 से 6 माह में नहीं होगा तो शायद साल लग जाए, साल में नहीं होगा तो शायद 1.5 साल भी लग सकता है, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन। बात समझ में आई है? मतलब ये भी आपको मैंने सिर्फ एसईओ का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हमने एसईओ को क्या करना, क्या एसईओ का, यानी अगर मुझे आप कॉल करें कल के सर मेरी ये वेबसाइट है, सर इसे रैंक कर दें, कितने पैसे लेंगे, आमतौर पर यही सवाल, ऐसे ही बात करते हैं हमसे, ठीक है। लेकिन हम उन्हें ऐसे जवाब नहीं देते। ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ हाँ भाई कोई बात नहीं, हो जाएगी भाई, कोई काम नहीं, बच्चों का काम है, 2 दिन लगेंगे मैं कर देता हूँ तुम्हें, हाँ इतने पैसे लगेंगे, ऐसे रेट नहीं देते। एसईओ का रेट ऐसे नहीं देना। एसईओ का रेट पूरे एनालिसिस करके हमने देना है कि भाई उसकी ब्रांड क्या है, उसका टॉपिक क्या है, ठीक है, उसकी वेबसाइट के कितने कंपटीटर्स हैं, फिर उसने कितने कीवर्ड्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। 1 कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहा है, 5 कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहा है, 10 कीवर्ड्स पे रैंक करना चाह रहा है, 20 पे करना चाह रहा है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ा रहा हूं, टाइम पीरियड भी उसी सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा। हाँ, कम कीवर्ड्स के साथ जाएगा तो कम टाइम लगेगा। तो ये क्राइटेरिया है हमारे पास, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमने ली है। अब हम कह रहे हैं कि ये वेबसाइट आई मेरे पास, अब मैंने इसकी एसईओ करनी है, तो मैंने इसके लेआउट को देखना है, क्या मुझे इसमें जो चीजें नजर आ रही हैं। अब आप देखें इसमें नजर क्या आ रहा है आपको, अगर किसी विजिटर को मेरी वेबसाइट में कुछ नजर आ रहा है तो वो क्या नजर आ रहा है? आपने बताया ना, ड्रैग करता जा रहा हूं, आपने बता देना क्या नजर आ रहा है। अच्छा नहीं, प्रोडक्ट तो छोड़ दे, वैसे क्या नजर आ रहा है, जनरल क्या चीजें हैं जो नजर आ रही हैं? मशीनरी है। अच्छा ये चीजें क्या, जनरल मशीनरी को भी निकाल दें, समझे मेरी तस्वीर नजर आ रही है, फिर ये नहीं कह रहा मेरी तस्वीर है, हाँ समझे, कुछ चीजें नजर आ रही है ना, किस फॉर्मेट में चीजें नजर आ रही है ये बताएं मुझे। तस्वीर की शक्ल में और टेक्स्ट की शक्ल में, ऐसे ही है ना,
मैंने कहा 2 फॉर्मेट में हमें चीजें यहाँ, तीसरा फॉर्मेट एक और हो सकता है वीडियोस का भी, मैं कहा तीसरा एक फॉर्मेट वीडियो का भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 फॉर्मेट में हमें चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ तो इमेजेस हैं, यहाँ तो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट हेडिंग भी हो सकती है, वो टेक्स्ट हेडलाइन भी हो सकता है, वो टेक्स्ट पैराग्राफ भी हो सकता है। मैं अगर घुमाऊं तो इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आता। यही है ना टाइप ऑफ कंटेंट, तो यही है, इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट। एसईओ एक्सपर्ट का क्या काम है, उसने ये देखना है कि भाई ये जो इसके इमेजेस हैं ठीक लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, इसके टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, क्या ये जो प्रोडक्ट सेल करने लगा हुआ है, क्या ये जो प्रोडक्ट सेल करने लगा हुआ है वो मैसेज इसकी वेबसाइट पे भी है कि नहीं है। मैंने इसकी वेबसाइट में कुछ नया नहीं करना, मतलब अगर उसकी वेबसाइट का ये लेआउट है ना, तो एसईओ करने के लिए मुझे लेआउट चेंज नहीं करने की जरूरत है। ये तस्वीर यहाँ आ रही है, मैं कहता हूँ भाई ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही, मगर मुझे प्रॉब्लम ये बात करेगी कि भाई ये जो तस्वीर है क्या इसका साइज किलोबाइट्स में है कि मेगाबाइट्स में है। बात समझ में आई। अगर इसकी तस्वीर एमबीज में होगी तो मैं कहूँगा ये गलत है, मुझे इसे ठीक करना है। लेकिन मुझे इसकी तस्वीर की डायमेंशंस को भी चेंज नहीं करना, भाई इसकी विड्थ हाइट जितनी थी वैसे ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँगा, अगर इसकी वेबसाइट, इसकी इमेज 2 MB में आ रही होगी तो मैं कहूँगा भाई मुझे इसे करना है 300 किलोबाइट्स में। बात समझ में आ गई। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह कि अभी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ और एक वीडियो भेजता हूँ मैं 12 GB की, तो जब रात को खुलेगी तो मुझे बता दीजिएगा। पता लगी वजह क्या है। भाई इतनी लोड होगा तो आपकी वेबसाइट कैसे खुलेगी, लोग तो आपकी वेबसाइट ही नहीं खोल पाएंगे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही होगी विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही होगी विद इन फ्यू सेकेंड्स, तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को ड्रॉप करेगा और दूसरी वेबसाइट को खोलेगा, कहेगा भाई ये तो वेबसाइट हैंग है, वो कहेगा ये वेबसाइट हैक हुई है, कहेगा भाई इस वेबसाइट में तो वायरस है, क्योंकि वो खुल नहीं रही है। टाइमिंग्स क्या होते हैं अभी आगे जाकर हम देखेंगे, अभी हम सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं आज के लेक्चर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके ऊपर कुछ काम होना है मेरा। अब अगर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि भाई ये इमेज लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, कहां से लगा हुआ है, इसकी चीजें चेंज कैसे होनी है, तो जितनी मर्जी अच्छी एसईओ आप सीख लें, आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। फिर मैंने ये कहा कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यहाँ पर पहले लिखा हुआ था वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग, वो कंपनी का नाम है ना, ऊपर लिखा हुआ है दस्तगीर इंजीनियरिंग। हमने इसको चेंज किया ना, हो सकता है फिर बाद में भी ऐसे लिखा हो कि वेलकम टू दिस दिस दिस, तो ये गलत मैसेज है भाई। ये आप हेडिंग में यूज कर रहे हैं, देखिए बेसिकली ये मैसेज हम एज ए एसईओ एक्सपर्ट जब सोच रहे हैं तो ये मैसेज ऐसा मैसेज नहीं है कि कोई मेरा दफ्तर में आ रहा है तो मैं उसे वेलकम कर रहा हूं। ये ऐसा मैसेज है कि जब कोई बंदा सर्च करे तो उसे ऐसा कंटेंट मेरी वेबसाइट में मिले जिसकी वजह से गूगल मुझे पहले नंबर पर दिखाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जितना भी टेक्स्ट होगा हेडिंग्स की शक्ल में, सब हेडिंग्स की शक्ल में, पैराग्राफ्स की शक्ल में, सब पैराग्राफ्स की शक्ल में, फ्रेजेस की शक्ल में, सेंटेंसेस की शक्ल में, भाई वो सारे का सारा गूगल फ्रेंडली होना चाहिए। वेलकम नहीं करना, अगर वेलकम करना भी है ना, जो जहां लिखा है ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, इसके नीचे एक छोटी सी टैग लाइन दे दूंगा, वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग बस। बट वेलकम टू दस्तगीर इंजीनियरिंग इज नॉट अ टॉपिक के लोग इसे सर्च कर रहे हैं, लोग इसे सर्च कर रहे हैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को, जो इसकी ब्रांड है उसको सर्च कर रहे हैं ना, इसकी प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं इस पे एम्फेसिस करना है, ना कि दूसरी चीज पे एम्फेसिस करना है। समझ में आ गई बात। अब इस सारी बातों का नतीजा क्या निकला भाई, सारी बातों का नतीजा ये निकला, पहले ये तो ये नतीजा निकला कि आपको पता लग गया भाई एसईओ क्या होती है। क्या ख्याल है, कुछ कॉन्सेप्ट मिल गया एसईओ क्या होती है, क्या होती है, मुझे समझा दें, मुझे तो नहीं पता लगा, थोड़ा सा मुझे भी समझा दें। क्या समझ आया आपको कि एसईओ क्या होती है। सिंपल कुछ अप्लाई तो नहीं कर रहे, एक जनरल व्हाट इज एसईओ। वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए, कंप्यूटर्स में जो भी है रैंक करवाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है आप बताएं इधर से भाई। ठीक है, वेबसाइट को रैंक करवाना है कि भाई मेरे जितने भी कंपटीटर्स हैं उनकी बजाय मैं ऊपर नजर आ जाऊं, ठीक है ना जी। अब कैसे रैंक करवाना है, किन बेसिस पे, सर्च क्यूरीज पे। सर्च क्यूरीज जो है वो हमारे लिए क्या होंगी, कीवर्ड्स होंगी, कि कोई भी बंदा कीवर्ड्स लिखे, ये सर्च क्यूरीज या कीवर्ड्स किस चीज को रिलेट कर रहे हैं, सर्च क्यूरीज और कीवर्ड्स किसे रिलेट करते हैं, कंपटीशन को नहीं। सर्च क्यूरीज और कीवर्ड्स किसे रिलेट करते हैं,
गुड। वो same सर्च क्यूरीज और कीवर्ड्स रिलेट करेंगे मेरी प्रोडक्ट को और मेरी सर्विसेज को। यानी बेसिकली मैंने जो सर्च क्यूरीज लिखनी है, असल में मैंने क्या करनी है, मैं जो सर्विसेज देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लाहौर, एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर, एक्सपर्ट एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, ये है ना सर्विसेज। मैं कहूँ जब कोई बंदा ये लिखा तो मैं टॉप पे नजर आऊँ, नहीं कि पीक सोल्यूशन लिखने से मैं टॉप पे नजर आऊँ। पीक सोल्यूशन तो वही लिखेगा ना जो जानता है। कोई बंदा लिखे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर एकेडमी इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन इन लाहौर, बेस्ट कॉलेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर ग्राफिक्स डिप्लोमा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ब्रांड से हट गए हैं। भाई ब्रांड किसको मुतासर करेगी? सिर्फ उसको जो उसे जानता है, ठीक है। कोई एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके से आ जाए, ठीक है, तो उसने कोई नाश्ता वगैरह करना हो, आप उसे पिज़्ज़ा कह लें, पराठा कह लें, भी जो भी करना है, उसको क्या पता कि मैं पिज़्ज़ा हट से खाऊंगा तो बड़ा ज़बरदस्त काम होगा और मैं सड़क से खाऊंगा तो ये डिफरेंट होगा? नहीं पता ना। ये तो इधर के लोगों को पता है कि भाई यहाँ ब्रांड से जाकर बैठ के आराम से सुकून से खाएंगे, जरा एक वो क्या लगाएं, क्या कहते हैं उसको, स्टीक कहते हैं, हाँ स्टीक भी लगाएंगे तो खाने का जितना मज़ा नहीं आएगा जितना स्टीक का मज़ा आएगा। स्टीक का ज़्यादा मज़ा आता है ना। और बड़े बड़े लोग भी यूँ कर रहे होते हैं, मेरी एज के बंदे भी ऐसे कर रहे होते हैं। भाई मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि वो स्टीक लगा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन आ चुका हुआ है इन चीज़ों में कि भाई खाना कहाँ बैठ के खाना है हम लोगों ने। हाँ, वो खाना अगर किसी बाहरी जगह पे खाएंगे ना, सड़क पे खड़े होकर, कभी भी स्टीक नहीं लगाएंगे। स्टीक सिर्फ ब्रांड में बैठ के लगाएंगे कि भाई मैं ब्रांड से खा रहा हूँ, सबको पता लगे, दिल भी जले सबके और पता भी सबको लगे। एनीवेज वापस आ जाते हैं। तो अब आपको पता लग गया ना पॉइंट का। अब आपको ये पता लग गया व्हाट इज एसईओ। एसईओ किस पर हो रही है? आपकी प्रोडक्ट पर हो रही है, आपकी सर्विसेज पर हो रही है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि भाई थोड़ा डिफाइन तो करो व्हाट इज एसईओ, आज क्या सीखा आपने एसईओ में? पता लग गया ना, एसईओ को डिफाइन करना पता लग गया, क्या करेंगे, या आपको ये पता लग गया कि हमने एसईओ में क्या करना है। ये भी समझ में आ गया आपको कि एक्चुअली हम इस मॉड्यूल में क्या करने वाले हैं। ये सबसे बड़ा मॉड्यूल है, ठीक है। और आप मुझसे पढ़ते हैं, मैं ऑल इन वन सर्विसेज देता हूँ। कोशिश करनी चाहिए आपको भी कि आप भी ऐसा करें। आमतौर पर ऐसे नहीं होता। सोशल मीडिया के लिए अलग एजेंसी है, एसईओ के लिए अलग एजेंसी है, पीपीसी के लिए अलग एजेंसी है। तो कोशिश करें कि वन मैन आर्मी बने। बेशक अलग अलग कंपनियां बना लें बाद में, लेकिन पहली कोशिश होनी चाहिए। जब कोशिश करेंगे ना तो आधी वन मैन आर्मी बन सकते हैं। आधी मतलब पूरी तो नहीं बनेंगे ना, आधी तो बन ही जाएंगे। एफर्ट ये करेंगे, और एफर्ट ये करेंगे कि भाई वो ऊपर वाले 4 सवाल नहीं आते, कोई बात नहीं, भाई नीचे वाले 3 तो आते हैं ना, तो वही कर लेते हैं, छोड़ो पहले 4 को। तो ये वन मैन आर्मी नहीं है। हर चीज़ को समझना है, ठीक है। और आपने पूरे 3 महीने में आपने देखा छोटे छोटे टॉपिक्स थे, जल्दी जल्दी कवर हो रहे थे। ये वाले टॉपिक ने महीना लेना है, शायद महीने से भी 1-2 दिन ज़्यादा लेने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर हमें बहुत फोकस से पढ़ने लगे हुए हैं। और आपको एसईओ करनी आनी चाहिए। और एसईओ किसी भी स्टेज पे जाकर किसी की भी वजह से डेड नहीं हो सकती। जो एसईओ की अपनी इंपॉर्टेंस है ना, वो डेड नहीं होगी। एसईओ अपनी जगह एग्जिस्ट करती रहेगी। गूगल एड्स आ जाएंगे, एसईओ एग्जिस्ट करेगी। एआई आ जाएगा, एसईओ एग्जिस्ट करेगी। और वो एसईओ जो ह्यूमंस कर रहे हैं, ऑटोमेटेड एसईओ नहीं। ऑटोमेटेड एसईओ में तो हम टारगेटिंग ही नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ पहले से ही टारगेटेड हुआ हुआ है। ह्यूमन एसईओ जिसमें आप लोगों को ऑब्जर्व करके अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने लगे हुए हैं, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। चले जी, वेबसाइट हमारे पास आ गई, लेकिन अब हम अपनी एज ए स्टूडेंट बात करते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। वेबसाइट की एसईओ करने के लिए हमें ये देखना है कि क्या हम वेबसाइट में काम भी कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप वेबसाइट में चेंजेस नहीं देखे ना, हमने कहा ना चेंजेस करनी है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये तस्वीर की जगह कोई और लगेगी अभी, या हो सकता है इसी तस्वीर को मैं डाउनलोड करूं, इसको रिड्यूस करूं और फिर दोबारा लगाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट में मैं एडिटिंग कर रहा हूं, तो मुझे वेबसाइट एडिटिंग की ज़रूरत है। मैं जानता हूं कि आप नहीं जानते वेबसाइट एडिटिंग, इसीलिए हमने इस मॉड्यूल को नंबर ऑफ फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो फेज है उसमें आप सीखोगे वेबसाइट एडिटिंग, पहले फेज में, कि भाई आपको एडिट करनी आएगी वेबसाइट तो आगे जाएंगे ना। फिर हमने वेबसाइट एडिट कर ली, भाई समझ में आ गया ये तस्वीर वगैरह कैसे चेंज होनी है, सब आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो अगला फेज होगा वो आएगा कीवर्ड रिसर्च का। मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ ना। अब ये कीवर्ड्स ऐसे तो नहीं है कि कोई बंदा कहेगा मेरी वेबसाइट रैंक कर दो और आपको एक लिस्ट बनाकर भेज देगा कि मेरे कीवर्ड्स हैं ये। भाई कस्टमर को क्या पता उसके कीवर्ड्स कौन से हैं? कस्टमर ये आपको बता सकता है कि ये मेरी सर्च क्यूरीज हो सकती हैं, कीवर्ड्स तो नहीं बता सकता ना कि भाई ये मेरे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के लिए तो आपने उसको बताना है कि भाई अगर आपने मुझे ये 200 क्यूरीज भेजी हैं
तो बेसिकली इनमें से जो आपके कीवर्ड्स बन रहे हैं ना, ये 5 से 15 बनते हैं। आप बताएं 4 कीवर्ड टारगेट करनी है तो कौन से 4 को करें, 10 कीवर्ड टारगेट करनी है तो कौन से को करें, 15 को करना है तो कौन से को। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा फेज जो होगा वो कौन सा होगा, कीवर्ड रिसर्च का। लेकिन अभी पहला फेज क्या है कि आपको वेबसाइट में चेंजेस ही नहीं करनी आती अगर, तो आप एसईओ कैसे करोगे। सारी एसईओ है ही वेबसाइट एडिटिंग, क्योंकि वेबसाइट को बनाते हुए उसने जो चीजें गूगल की फॉलो नहीं की हुई, हमें उन्हें ऐड करना है। ये एसईओ है हमारी, ठीक है। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ, नंबर 1 पहले क्या करने वाले हैं हम, वेबसाइट एडिट करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। फिर आ जाएगी बात ऑन साइट एसईओ की, फिर थोड़ी सी बात हम करेंगे ऑफ साइट की भी, और इसके साथ ऑन साइट के साथ साथ हम बात करेंगे इसकी टेक्निकल एसईओ की भी। ये क्या होती है हम देखेंगे, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो थ्योरेटिकली होगा सारा, ठीक है ना। इसको हम एक एक करके पिक करते हैं। यानी अब हमें स्टार्टअप कहाँ से लेना है, स्टार्टअप हमें ये लेना है कि भाई एक बंदे का मुझे फोन आता है और कहता है भाई मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, ठीक है। तो आप कहते हैं हाँ भी मैं कर दूंगा। तो वो कहेगा भाई ये मेरी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड है, आपको भाई मैंने तो वेबसाइट कभी खोली नहीं, हाँ। तो आपका जो डेवलपर है ना, मैं उसके साथ बैठ जाता हूँ, तो मैं उसको बता ही जाऊँगा कि भाई ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, करना उसको पड़ेगा। ऐसे ही है ना, अगर आप वेबसाइट को चेंजेस सीखे बगैर करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है। आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन क्योंकि आपने कभी वेबसाइट खोली नहीं है आज तक, तो आप चेंजेस कैसे करोगे, नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इसके अंदर पहला टॉपिक जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कि हाउ टू एडिट वेबसाइट। अब आ जाते हैं आगे, कुछ चीजें अभी और देखनी है हमने। जब हमने वेबसाइट को एडिट करना है तो अब हमारे पास वेबसाइट के 2 मॉडल्स हो गए, ठीक है। एक है कोडिंग और एक है सीएमएस। सीएमएस स्टैंड्स फॉर क्या है जी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोडिंग और सीएमएस। अच्छा, कोडिंग वाली वेबसाइट्स जो कोडिंग में बनी होती हैं, देखें बेसिकली सीएमएस भी कोडिंग में ही बनी होती है, वर्डप्रेस भी कोडिंग में बनी है। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी तो कोडिंग में बना हुआ है ना। एक्सेल भी कोडिंग में ही है ना, बैकग्राउंड पे कोई लैंग्वेज है ना, तभी वो डेवलप हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑफलाइन एप्लीकेशन बना तो किसी लैंग्वेज में ही हुआ है, कोडिंग में ही उसको डिजाइन किया हुआ है। लेकिन बेसिकली ये 2 मॉडल्स हैं हमारे पास वेबसाइट के। एक में क्या है कि किसी ने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेसर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है, सबको पता है। लेकिन अगर मुझे ग्राफिक्स पे काम करना हो या मुझे अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनानी हो तो क्या हो सकता है यहाँ पे ये काम, नो। ग्राफिक्स का टूल तो नहीं है ना भाई। ग्राफिक्स का टूल कौन सा है, फोटोशॉप। ग्राफिक्स का टूल कौन सा है, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोग्राम्स हैं। फिर हम अकाउंट्स की बात करें तो एक्सेल में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एप्लीकेशन होगा वो लिमिटेड टू वर्क होगा कि उसके अंदर जो उन्होंने एप्लीकेशन बनाया था उसको जिस परफॉर्मेंस के लिए काम बनाया गया था वही काम होगा, उससे ज़्यादा उसमें नहीं हो सकता। जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और आपकी क्लास खत्म हो तो कहीं ये पाकिस्तान स्टडीज़ का आधे घंटे का लेक्चर आपने लेना है, सो मैं तो नहीं पढ़ा सकता ना, पाकिस्तान स्टडीज़ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरह एप्लीकेशन भी बने हुए हैं, उनका अपना अपना एक सब्जेक्ट है जिस पे उन्होंने काम करना है, उससे बाहर नहीं निकल सकते वो। CMS आल्सो टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस हैं, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए कुछ एप्स बना दिए उन्होंने कि भाई इस तरह की वेबसाइट बनानी हो तो इसमें बना सकते हो। बनी बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं, जैसे कैनवा यूज़ करते हैं, इमेजेस के, ग्राफिक्स के बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, वीडियोस के बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं मगर उनमें कुछ फर्दर एडिशन नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। इसी तरह जो CMS की वेबसाइट्स होती हैं वो भी हमारे पास एक बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, उससे उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर इस तरह नहीं कर सकते कि कोई बंदा हमें अपनी रिक्वायरमेंट दे कि भाई मेरी वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए और उस टेम्पलेट में वो फंक्शनैलिटी ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि CMS वो काम नहीं कर सकेगा, वो लिमिटेड टू वर्क है कि भाई उसका एक काम इतना ही है, विद इन फ्रेमवर्क होगा CMS के, वो फ्रेमवर्क से बाहर निकलेगा तो काम नहीं हो पाएगा। मगर कोडिंग वाली वेबसाइट्स
जो बनती हैं वो आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा टूल है, लोग आपको जो मर्जी कहें, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है डैट इज़ PHP। वेब लैंग्वेज जो है जो सबसे ज़्यादा अच्छी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, और अगर आप वर्डप्रेस को खोलोगे तो उसकी कोडिंग भी, उसके प्लगइन्स की कोडिंग भी PHP में होगी। लेकिन क्योंकि वो वर्डप्रेस बन चुका हुआ है, उसमें मजीद एडिशन तो नहीं कर सकते ना, उसकी कोडिंग उसी बने हुए एप्लीकेशन के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन जिस बंदे ने अपनी वेबसाइट PHP में डायरेक्ट बनाई होगी तो उसमें यूज़र जो जो कहेगा वो करता जाएगा, उसमें एडिशंस हो सकती हैं। लेकिन वर्डप्रेस में उतनी ही एडिशंस होंगी जितनी एडिशंस की अवेलेबिलिटी होगी। वो पहले से ही बना दिया ना एक एप्लीकेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें बहुत काम अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही कोई बंदा टाइप चेंज करेगा, वो कहेगा भाई मुझे अब लोगो डिज़ाइन करवाना है, तो वर्डप्रेस जितना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितना अच्छा मर्जी हो, लोगो डिज़ाइन तो नहीं होगा ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। कोई बंदा कहेगा भाई मुझे अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनवानी है फार्मूलाज के साथ, तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम नहीं हो सकता, क्योंकि पता लग गया भाई ये तो अकाउंट्स का काम तो नहीं करता ना, उसके लिए हमें एक्सेल में जाना पड़ेगा। सो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कोडिंग की वेबसाइट्स और CMS में जो सबसे पॉपुलर मॉडल है ग्लोबली वो है वर्डप्रेस, और जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है सेकेंडली वो है शॉपिफाई। विक्स भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन शॉपिफाई, मगर शॉपिफाई जो है वो प्योरली ई-कॉमर्स मॉडल है, वो जनरल वेबसाइट्स वाला मॉडल नहीं है। जिसके पास सेलिंग वेबसाइट्स हैं सिर्फ उसके लिए उसको अडॉप्ट किया जाता है, मगर बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। मतलब उसको अगर कोई बंदा अपनी सेल्स के लिए यूज करता है तो मिनिमम आपको 1 से सवा लाख रुपए का एनुअल सिर्फ शॉपिफाई को पे करना होता है, सिर्फ ये मिनिमम पैकेज में बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए होता है अभी वो भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पास 2 इन्वायरमेंट है, कौन से, कोडिंग की वेबसाइट्स और CMS की वेबसाइट्स। CMS में मैंने क्या कहा, सबसे पॉपुलर क्या है, वर्डप्रेस। गूगल पे सर्च करके देखिएगा, वो भी आपको बताएगा क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। एक हमारी वेबसाइट है भाई, ये ले जी, मैंने वेबसाइट का नाम रख लिया abc.com। ये एक वेबसाइट है, Jio.tv न्यूज़ पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर वेबसाइट का एक नाम होता है, ऐसे ही है ना, हर वेबसाइट का एक नाम होता है ना, ये सबको पता है। उस नाम को हम बोलते हैं डोमेन, कि भाई ये वेबसाइट की डोमेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे हम लोकल बिजनेस करते हैं तभी तो हमें अपने बिजनेस के नाम को रजिस्टर करवाना होता है। लोकल बिजनेस मतलब मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे अपने बिजनेस के नाम को रजिस्टर करवाना है ना, जिसपे ट्रेडमार्क आ जाता है। अब कोई बंदा इस बिजनेस को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि आपने रजिस्टर करवा लिया। इसी तरह आपको अपनी वेबसाइट के लिए सबसे पहले क्या खरीदनी पड़ती है, डोमेन। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज नॉट अ वेबसाइट, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट आइडेंटिफायर है, वेबसाइट नेम। जैसे आप सबका कोई ना कोई नाम है ना, इसी तरीके से ये वेबसाइट का नाम है, मगर इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक नाम परचेज किया कि भाई मुझे ये URL चाहिए, कोई और ना यूज करे, मेरा जो कंटेंट है वो इस URL के अंदर आना चाहिए, ये है डोमेन। ये भी हमें परचेज करनी है। मतलब सबसे पहले हमने क्या खरीदी, मतलब एक बंदा कहता है ना भाई मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, आप ही ने SEO करानी है मेरी वेबसाइट की, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले वो क्या खरीदेगा, डोमेन खरीदेगा। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है मिनिमम 1 ईयर। इसका क्या मतलब हुआ भाई, 1 साल के लिए खरीद ली, सो 1 साल के बाद इसने एक्सपायर हो जाना है, ठीक है। जैसे हम बाजार से जाकर लैपटॉप खरीदते हैं तो उसकी ईयरली पेमेंट तो नहीं होती ना भाई, खरीद कर आगे तो आप ही की ऑनरशिप होगी। मोबाइल खरीदा आप ही का हो गया, एयर कंडीशनर खरीदा आप ही का हो गया, मगर ये जो डोमेन नेम है ये आप जब खरीदोगे तो ये रिन्यूअल बेसिस पर मिलता है, ये आपको परमानेंट परचेज नहीं होती। जब तक आप इसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन देते रहेंगे ये आपके पास रहेगा। जैसे ही आप इसकी पेमेंट बंद करेंगे कोई दूसरा बंदा आपकी डोमेन को क्लेम कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक डोमेन परचेज की, उसकी कीमत थी 5000, तो उसने मुझे दिया कितने के लिए, ये 12 माह के लिए। जैसे ही 12 माह पूरे हुए कंपनी का मैसेज आ गया, जनाब आपकी डोमेन एक्सपायर हो रही है, आपको इसको रिन्यू करवाना है कि नहीं करवाना। महीने तक मैंने नहीं करवाया, मैं जब दूसरे महीने गया तो पता लगा कि ये डोमेन किसी और ने ले लिया।
और वो बंदा जो है पहले तो मैं 5,000 रुपये की ले रहा था ना, अब उसने कहा हाँ भाई अगर आपको ये डोमेन चाहिए तो 50,000 रुपये की चाहिए आपको, क्योंकि मेरी तो ब्रांड थी ना, मेरा तो ब्रांड नेम था। वो जैसे ही फ्री हुआ किसी और बंदे ने बीच में पकड़ लिया, उसने कहा इट्स ओके, अब ये दोबारा मांगेगा तो इससे मैं कमीशन चार्ज करूंगा। डोमेन की फीस अभी भी वही है, कंपनी डोमेन चार्जेस 5,000 है, वो नहीं अभी मांग रहा वो आपसे, अभी तो वो सिर्फ आपसे ऑनरशिप के पैसे मांग रहा है कि भाई ये मैंने ले ली हुई है, आपकी थी तो आपको चाहिए तो मुझे 50,000 रुपया दें, तो फिर मैं आपको दूंगा, फिर आप इसको रिन्यू करवा लीजिएगा दोबारा से जाकर। ये क्या पार्ट हो गया इसका पहला, डोमेन वाला पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है जी, कौन सा, होस्टिंग। सेकंड पार्ट कौन सा है इसका, होस्टिंग। होस्टिंग क्या चीज़ है, जैसे आपका लैपटॉप है भाई, एक तो आपने अपने लैपटॉप के हार्डवेयर को बड़ा देखा हुआ है कि ऐसा हार्डवेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जिससे आपको लगे भाई अच्छा लैपटॉप आ गया, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लैपटॉप की स्पीड पे भी तो देख रहे हो ना कि स्पीड कैसी होगी, डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, हार्ड डिस्क लेते हैं। इसी तरह आपको अपनी वेबसाइट को भी तो सेव करना है, लेकिन ये सेव कहाँ पे हो रही है, ये मेरे कंप्यूटर पे तो सेव नहीं हो रही ना, इसे मैं अपने कंप्यूटर पे सेव नहीं कर रहा, इसे तो मैं किसी और जगह पर सेव करना चाहता हूँ। कहाँ पर, सर्वर्स पर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन सर्वर से स्पेस परचेज करनी पड़ेगी कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये इसके कंटेंट की लेंथ है, भाई मेरा कंटेंट जो है वो 1 GB का है, 2 GB का है, 5 GB का है, 10 GB का है, 500 MB का है, तो वो कहेगा हाँ भाई इसके लिए ये वाली स्पेस अवेलेबल है, इतनी स्पेस आपको चाहिए। मैं अपना आपका डाटा अपने कंप्यूटर पे रखूंगा, भाई किसी का भी डाटा अगर किसी के कंप्यूटर पे पड़ा हो और कोई बंदा उसे एक्सेस कर रहा हो, तो क्या उस कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज यूज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना भाई, उसकी रैम भी यूज हो रही होगी, उसका CPU भी यूज हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, तो इस चीज़ को वो चार्ज करेगा और वो कहेगा हाँ भाई कितनी रैम चाहिए आपको। आप जब लैपटॉप खरीदते हैं आप कहते हैं हाँ भाई अच्छी रैम हो, वो कहता है भाई इतनी रैम लोगे तो इतने पैसे, इतनी रैम लोगे तो इतने पैसे, इतनी स्पेस लोगे यानी हार्ड डिस्क की जीबीज में स्पेस इतनी लोगे तो इसके ये चार्जेस होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरी पेमेंट हम कहाँ करने वाले हैं, होस्टिंग के कैटेगरी में आकर, यानी हमें पहले डोमेन के लिए पे किया, अब हमें कहाँ पे करना है, होस्टिंग के लिए पे करना है। हमने कहा हाँ भाई पे करो, यहाँ पे भी आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला पैकेज है मेरा 20,000 का, ये नॉर्मल कंपनीज के लिए छोटे पैकेजेस होते हैं, कम अच्छे पैकेजेस होते हैं, जो कॉर्पोरेट पैकेजेस होते हैं वो 20,000 प्लस होते हैं, और इससे बड़े बड़े पैकेजेस भी होते हैं भाई, लाख वाले भी होगा, 80,000 वाला भी होगा, 50,000 वाला भी होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पेस कितनी है। और आपकी स्टूडेंट पैकेजेस के लिए कोई 8-10 हज़ार का पैकेज भी होगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और जब हम किसी कंपनी से डायरेक्ट होस्टिंग परचेज करते हैं तो वो हमें एक डोमेन की ऑप्शन फ्री में भी देती है। कुछ कंपनियां पहले साल देती हैं सिर्फ, कुछ कंपनियां हर साल के लिए देती हैं, मगर वो जो फ्री डोमेन है वो आपको मिलती है सिर्फ एक एक्सटेंशन के साथ। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ, मैंने एक टर्म इस्तेमाल की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का क्या मतलब हुआ भाई, abc.com, pextensions.edu.pk, ये जो .edu.pk है ना ये एक्सटेंशन है, जो .com है ये एक्सटेंशन है, geo.tv, तो ये जो टीवी क्या है ये वेबसाइट की एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब क्या, deckitchen.org, तो ये org क्या है, एक्सटेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटेंशन हमें डोमेन खरीदते हुए लेनी पड़ती है। जब मैं डोमेन परचेज करूंगा वो मुझे कहेगा हाँ भाई .com सबसे स्ट्रॉन्ग एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोमेन एक्सटेंशन .com है। गूगल ये भी कहता है कि आपकी .com होगी तो मैं जल्दी रैंक करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम शॉर्ट होगा तो मैं तब भी जल्दी रैंक करूंगा, बट इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक वर्ड तो होना चाहिए ना, लेकिन बहुत लंबा, जैसे ये ना दस्तगीर इंजीनियरिंग, ये अच्छे नाम में नहीं आता, लंबा नाम है, काफ़ी लंबा नाम है, ठीक है। जैसे प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये भी लॉन्ग नेम है। अभी हम इसको और फैक्टर्स को भी देखेंगे, तो हमें 2 चीज़ों का पता लग गया कि अब हमें क्या करना है, किसी बंदे ने भी वेबसाइट चलानी होगी तो डोमेन और होस्टिंग उसके पास होनी चाहिए। और आमतौर पर मैं जो पैकेजेस लोगों को करवा कर दे रहा होता हूँ वो 25 से 28 के होते हैं, कारपोरेट पैकेजेस मिनिमम, ठीक है। मिनिमम पैकेजेस जो होते हैं अच्छे वाले, जो अच्छे होते हैं, जो सही चलते हैं कंपनीज के लिए, वो तकरीबन 25 से 28 एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ मिलते हैं, होस्टिंग विद डोमेन, ठीक है। .com फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है जी ABC, मैंने कहा इट्स ओके भाई .com तो फ्री मिल रहा है, कंपनी ने भी कहा मुझसे .com ले लो, तो जैसे ही मैंने
रिक्वेस्ट की कि हाँ भाई मुझे होस्टिंग चाहिए, दे दें मुझे आप .com की, abc.com। तो उन्होंने कहा नहीं भाई abc.com तो पहले ही बिक चुकी है, अब आप नहीं ले सकते ये। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं किसी और एक्सटेंशन में जाऊंगा ना, तो जब मैं किसी और एक्सटेंशन में जाऊंगा तो मुझे फ्री डोमेन नहीं मिलेगी। फ्री डोमेन आपको कहाँ मिलती है, सिर्फ .com एक्सटेंशन के साथ फ्री डोमेन मिलती है, हर किसी के साथ फ्री डोमेन नहीं मिलती। यानी 2-3 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसी बंदे ने अगर अपनी वेबसाइट को लाइव करवाना है तो उसे होस्टिंग का पैकेज खरीदना है जी। यहां है जरा, अब ये 20,000 का पैकेज है, मैंने कहा शॉपिफाई 1 लाख 1.5 लाख का पैकेज है। तो जिस बंदे ने शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई है होस्टिंग देकर वहां से, ठीक है, उसे मार्केटिंग के लिए भी तो कुछ स्पेंड करना होगा ना। जैसे किसी बंदे ने होस्टिंग ले लिया है, फॉर एग्जांपल उसने 25 की भी होस्टिंग ली है, तो 75 तो उसके पास है ना अभी भी, तो वो 75,000 को अपनी मार्केटिंग के लिए यूज कर सकता है। लेकिन जिस बंदे ने शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो ऑलरेडी 100,000 दे रहा है, उसको अगर फायदा नहीं होगा तो वो तो क्विट करके चला जाएगा कि भाई इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं साल का, हर साल का मैं लाख रुपया देने लगा हूँ। जबकि होस्टिंग के छोटे प्लान में आएगा तो 75,000 होगा, वो डिजिटल मार्केटिंग की दूसरी स्ट्रेटेजीज पे काम कर सकता है जी। टॉप होस्टिंग कंपनीज, चलो जी मैंने लिख दिया, इनको आपने घर जाके जरा देखना है, ये लिस्ट में भी आ रहा है। होस्टिंगर भी है, ब्लू होस्ट भी है। अच्छा एक चीज और भी देखिएगा, ये आखिर में इस चीज को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आगे क्या बढ़ना है। कि ये इसने कह दिया होस्टिंगर और ब्लू होस्ट, तो क्या ये वाकई टॉप है? अब अगला क्वेश्चन तो ये है ना, टॉप है, ये ऐसी हुई है, ठीक है, मतलब इन्होंने रैंकिंग ऐसी की हुई है कि ये टॉप पर आ रहे हैं, तो वो टॉप पर आ गए। इन्होंने कुछ ऐसा पेज बनाया होगा जिसपे, एक बंदे ने पेज बनाया होगा जिसने टॉप कंपनीज दिखाई होंगी। यानी गूगल ऐसा नहीं है कि किसी से बहुत ही फैक्चुअल किस्म का डाटा उठा कर लाता है और जो रियलिटी होता है वही दिखा रहा होता है, वो दिखा रहा होता है जो गूगल पर ऑप्टिमाइज हुआ होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक सर्विस प्रोवाइडर हो, बहुत ही अच्छा हो, मगर वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ सर्विसेज ही देने लगा हुआ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई यहाँ पर 2 जूस कॉर्नर्स हैं, एक जूस कॉर्नर वाला जो है वो बहुत मार्केटिंग करता है और एक जूस कॉर्नर वाला अच्छी मार्केटिंग नहीं करता, मगर उसका जूस बहुत मज़ेदार होता है, भाई वो जाके पियो तो आपको अच्छा लगता है, दूसरे का इतना अच्छा नहीं लगता लेकिन एवरेज लगता है। मगर एक बंदा मार्केटिंग कर रहा है तो उसके 10 बंदों ने भी वो पी लिया होगा, तो क्या कहेगा जाके, भाई बहुत ज़बरदस्त जूस है उसका, लेकिन उसकी दूसरे की तो मार्केटिंग ही नहीं हो रही। वो जो उधर से पी रहे हैं उधर तक अगर किसी ने पूछा नहीं, उस जूस को देखा नहीं, टेस्ट नहीं जिसने किया, उसको उस वक्त तक नहीं पता लगेगा। तो याद रखिएगा, गूगल पर किसी को सच्चा करार देना है, किसी को झूठा करार देना है, किसी को अच्छा करार देना है, किसी को बुरा करार देना है, ये सब रोल किसका है? ऑप्टिमाइजेशन का। ये सब ऑप्टिमाइजेशन का रोल है। आप कितने अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को रैंक करवाते हैं। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज ए है कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज बी है, तो ये डिसाइड तो क्लासरूम में बैठ के होगा ना, गूगल तो नहीं कर सकता। गूगल तो ऐसे ही करेगा जब हम कंटेंट उसका अच्छा बनाएंगे। जिसका कंटेंट अच्छा होगा, ऑप्टिमाइजेबल होगा, वो टॉप पर आ जाएगा, और जिसका कंटेंट अच्छा नहीं होगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया? तो यहां तक ये बात हमारी खत्म हो गई। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड। सबको पता लग गया ये क्या है? एड्स आ रहे हैं। ठीक है, एड्स के बाद एसईओ आती है। ठीक है, चलिए जी आज